हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जिसमें 13.1 एंड 2 इंट्रोडक्शन इज गिवन कि किसने एटम डिस्कवर किया, एटॉमिक थियरी कैसे आई। ये तो आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। Now I'll start from article 13.3 बिहेवियर ऑफ गैसेस। देखिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। रीज़न यही है कि वाई प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, easier to understand compared to solids and liquids. Why properties of gases are easy to understand? Reason is, in a gas, molecules are far from each other and their molecular interaction are negligible. Molecular interaction तभी होगा when two molecule come in contact, और वो contact में तभी आएंगे at the time of collision between them. Okay. Gas at low pressure and high temperature. Gas at low pressure and high temperature follows this equation. ये इक्वेशन हमने चैप्टर 11 में देखा था। गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके, satisfy relation PV equal to KT. Here T is temperature in Kelvin, absolute temperature. T is absolute temperature, P is pressure of gas, V is volume of gas, and K जो है it is constant, but it depends on the amount of gas. K is constant for a given sample but varies with volume of gas, or you can say varies with amount of gas. K varies with amount of gas. Okay, if we now bring in the concept of atoms or molecule, if you bring concept of एटम्स और मोलिक्यूल, अभी तक एटम्स हमें पता नहीं था कि एटम्स क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, तो हम ये इक्वेशन यूज करते थे, बट इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस। तो बाद में पता चला कि ये जो के है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा गया, मैं छोटा के रखता हूँ, टेक्स्ट बुक में छोटा के रखा है, उसे के बी से भी डिनोट करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो Kb है इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द टाइप ऑफ गैस, इट इज़ अ कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टाइप ऑफ गैस, Kb इज़ कांस्टेंट। तो K की जगह Kb इंटू एन डाल दिया, एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो Pv इक्वल टू Kb NT हो गया, या आप ऐसा भी लिख सकते हो Pv इक्वल टू एन KBT, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स, P pressure, V volume, T absolute temperature, this is number of molecules, this is Boltzmann constant, Boltzmann's constant. Clear? तो Kb is called Boltzmann's constant. Clear? ये जो K है it is same for all gases. Okay, मतलब क्या कि अगर P सेम है, V सेम है, क्लियर, P सेम है, V सेम है एंड T सेम है, देन उस गैस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी सेम होंगे। सो N इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल गैसेस फॉर PVT सेम। मतलब अगर ये दो आइडेंटिकल वॉल्यूम है, अलग अलग गैस है, अगर दोनों में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम तो आइडेंटिकल कंटेनर है, तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा। क्लियर और नॉट? सेम प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है, वॉल्यूम सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी कैसे होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दोनों में सेम होंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर? ओके, इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी सेम होंगे। देखिए बच्चों, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है PV इक्वल टू एन KBT, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। सो इफ pressure, volume and temperature are same,
If pressure, volume and temperature are same, then number of molecules are also same in all gases because Kb is constant. क्योंकि हम n की फॉर्मूला बना सकते हैं, Kb तो कांस्टेंट है, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस. मतलब अगर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स भी सेम होते हैं. दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. Avogadro's hypothesis is the number of molecules per unit volume is same. Number of molecules per unit volume n/v is same at given pressure and temperature. At a given pressure and temperature, number of molecules per unit volume is same. At a given pressure and temperature, number of molecules per unit volume is same for all gases at a fixed temperature and pressure. आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 22.4 लीटर ऑफ गैस में Na नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 22.4 लीटर गैस, उसमें जो नंबर होता है इज 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स. दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर. एंड at standard temperature and pressure, what is standard temperature and pressure? 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, STP. 273 Kelvin, 1 atmospheric pressure at STP. जो Na मोलेक्यूल्स का मास है, क्लियर, 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा, ओके, वो कितना होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the mass of 22.4 liter of any gas is equal to molecular weight. तो at STP amount of gas in 22.4 liter, जो अमाउंट होगा, जो मास होगा, उसे मोलेक्युलर वेट कहेंगे. उसे क्या कहेंगे? मोलेक्युलर वेट. बच्चों ये याद रखना. सो नंबर इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे हम क्या कहेंगे? एवोगैड्रो नंबर. ओके. एंड मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोलेक्युलर वेट इन ग्राम एट STP. दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल. ओके. तो एवोगैड्रो ने ये पता कैसे लगाया कि भाई एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आर सेम? ये एवोगैड्रो ने केमिकल रिएक्शन से पता लगाया. ओके, केमिकल रिएक्शन से पता लगाया. अब परफेक्ट गैस इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको भी मालूम है. परफेक्ट गैस इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको भी मालूम है. PV इक्वल टू म्यू RT. दिस इज परफेक्ट गैस इक्वेशन. म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. अब देखिए ध्यान से, दिस इज अ गिवन कंटेनर. इस कंटेनर का वॉल्यूम V है. अगर इसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स n है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स n है, तो Na मोलेक्यूल्स में Na मोलेक्यूल्स होते तो 1 मोल, तो n मोलेक्यूल्स है तो कितने मोल? तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल n मोलेक्यूल्स है. तो Na मोलेक्यूल्स होते थे 1 मोल, n मोलेक्यूल होता तो कितने मोल? n/Na, मतलब म्यू की जगह n/Na लिखेंगे. एक चीज़ और हो सकती है, सपोज टोटल मास इज m एंड मोलर मास इज m0. अगर m0 मास होता तो 1 मोल आता. m मास है तो कितने मोल? तो m/mo, ये नंबर ऑफ मोल हो जाते. क्लियर? देखिए बच्चों, तो PV की जो फॉर्मूला है उसमें म्यू की जगह हम n/Na रखेंगे एंड दूसरी जो फॉर्मूला है उसमें म्यू की जगह m/mo रखेंगे. याद रखना, मतलब म्यू की जगह आप n/Na डाल सकते हैं. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स. Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर. m क्या है? टोटल मास. mo क्या है? मोलार मास. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. R/Na को Kb कहते हैं, आपको पता होना चाहिए. R/Na इज Kb. आ गया ये इक्वेशन. R/Na को कहते हैं Kb. क्लियर? और यहाँ पे देखिए आप, ये टोटल मास ऑफ गैस है, ये टोटल वॉल्यूम है. क्लियर?
इसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, इसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, रो आर टी बाई एम जीरो। एक ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब पी वी इक्वल टू एन के बी टी हो गया। अब ध्यान देना, अगर वी वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स है तो यूनिट वॉल्यूम में कितने मोलेक्यूल्स। आप इसको पूरा एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में भी आएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए तो आपका चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। बाकी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और ये सब तो केमिस्ट्री के टीचर ने आपको बहुत पढ़ाया है। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस, विजिबल, मस्त एकदम। देखिए बच्चों, तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, ध्यान से पढ़ना। दो बातें हो सकती हैं, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स टोटल मास अपॉन मोलर मास से भी मिलता है, एंड नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर से भी मिलता है। तो पी वी इक्वल टू क्या होगा, m बाई एम जीरो आर टी, और यहाँ पी वी इक्वल टू क्या होगा, n बाई एन ए इंटू आर टी। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब P इक्वल टू एन बाई वी, R बाई एन ए को के बी कहेंगे और n बाई वी को क्या कहेंगे, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, P इक्वल टू एन के बी टी। और यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो P इक्वल टू रो आर टी बाई एम जीरो, रो आर टी बाई एम जीरो, ये याद रखना, ठीक है। ये नंबर डेंसिटी है बच्चों, याद रखना। देखिए अगर एक गैस मोलेक्यूल का मास, मोलेक्यूल नॉट मोल, एक गैस मोलेक्यूल का मास m है, तो n क्या है, नंबर ऑफ गैस मोलेक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। तो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज m इंटू एन, वेर n क्या है, नंबर डेंसिटी, m क्या है, मास ऑफ वन गैस मोलेक्यूल, तो mn को हम डेंसिटी भी कहेंगे, ये याद रखना। वैसे n क्या है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो P इक्वल टू एन के बी टी हुआ, P इक्वल टू रो आर टी बाई एम जीरो भी हो गया, P इक्वल टू एन के बी टी भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। ये मास ऑफ वन मोलेक्यूल है इनटू एन, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी मतलब टोटल मास, टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल इनटू मास ऑफ वन मोलेक्यूल। अब नंबर ऑफ मोलेक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हमने क्या कहा, नंबर डेंसिटी, आ गया ना, एन एम। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज एन इंटू एम, डेंसिटी ऑफ गैस इज एन इंटू एम, ये याद रखना। यहां पे ध्यान देना, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर मतलब इट इज हायर देन लिक्विफिकेशन, नहीं तो टेम्परेचर आप रिड्यूस करोगे तो गैस कंडेंस इनटू लिक्विड। तो एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, गैस मोलेक्यूल्स के बीच, लो प्रेशर मतलब मोलेक्यूल्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा, डेंसिटी ऑफ मोलेक्यूल कम होगा। लो प्रेशर मतलब मोलेक्यूल्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो गैस मोलेक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन कम होगा, तो गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। आपको पीवी बाई म्यूटी वर्सेस पी का ग्राफ दिया गया है, पीवी बाई म्यूटी वर्सेस पी का ग्राफ दिया। अगर आइडियल गैस है तो पीवी बाई म्यूटी क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना, आई थिंक 8.314, और पीवी का यूनिट सेम एज वर्क डन। प्रेशर मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब क्या, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर इज जूल, तो ये जूल हो गया, ये मोल हो गया, ये केल्विन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, और यू कैन राइट R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर और नॉट, जूल पर मोल पर केल्विन, क्लियर। तो इस तरह से ये हम R की वैल्यू लिख सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, R बाई एन ए को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, तो इसको Na से डिवाइड कर देना एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23
अब R बाई एन ए करेंगे तो ये 1.23 इंटू 10⁻⁻23 मिलेगा और ये होगा जूल पर मोलेक्यूल पर केल्विन। वैसे टेक्स्ट बुक में पर मोलेक्यूल नहीं लिखा है, पर लिखना चाहिए जूल पर मोलेक्यूल पर केल्विन। ओके, 1.38 नॉट 23, 1.38 एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 10⁻⁻23। ओरिजिनली लिखना चाहिए जूल पर मोल की जगह मोलेक्यूल हो जाएगा पर केल्विन, ऐसा आना चाहिए। पर मोलेक्यूल ये है R बाई एन ए की वैल्यू। ओके, तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे, आइडियल गैस होता तो ये कांस्टेंट होता, बट फॉर रियल गैस ये अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, शायद यही लिखा होगा। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये दोनों लाइन नज़दीक है ऑलमोस्ट, इससे तो नज़दीक ही है। तो रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बाद में आपके पास बॉयल्स लॉ है, आपके पास चार्ल्स लॉ है, गैल्यूसेक्स लॉ है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, तो मुझे ये ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। BT मैं हमेशा याद रखता हूँ, बॉयल्स लॉ की ब्यूटी क्लियर, चार्ल्स लॉ की CP और गैल्यूसेक्स लॉ की CV GV। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाकी PV इक्वल टू μRT तो आपको मालूम ही है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये तो बेचारा जन्म से ही कांस्टेंट है। एंड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब म्यू कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं, एक तो कंटिन्यूस है, T1 टेम्परेचर पे दो ग्राफ है, T2 टेम्परेचर पे दो ग्राफ है, T3 टेम्परेचर पे दो ग्राफ है, आप देख सकते हैं। डॉटेड लाइन जो है वो थियोरेटिकल है, कंटिन्यूस लाइन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। तो आप देख सकते हैं हाई टेम्परेचर जो दोनों ग्राफ है दे आर क्लोज इनफ। क्लियर? दे आर क्लोज इनफ। तो इस तरह से ये ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V प्रोपोर्शनल टू T लिखा होगा कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्योंकि हमें म्यू को भी कांस्टेंट रखना है। ठीक है बच्चों? नाउ अगर आपके पास किसी कंटेनर में नॉन इंटरैक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, मिक्सचर भरा हुआ है। सो कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैसेस, μ1 मोल ऑफ गैस 1, μ2 मोल ऑफ गैस 2 in vessel of volume V. This is vessel of volume V at temperature T. These three gases are filled. So in a given vessel, gases are filled at temperature T and pressure P. So it is found that you can write pressure is P, volume is V, temperature is T. तो टोटल मोल कितने होंगे? जितने भी गैसेस होंगे उनके मोल ऐड कर देने के, क्लियर और नॉट, इंटू RT कर देने का, इंटू RT। तो ये जो P है वो क्या होगा? μ1 RT बाई V। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब अगर इसमें 1 मोल गैस A है, 2 मोल गैस B है, 5 मोल गैस C है, लेकिन सभी का वॉल्यूम जो है गैस का दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली। मतलब जो भी वॉल्यूम कंटेनर का है वही वॉल्यूम इस गैस का भी लेने का, वही वॉल्यूम इस गैस का भी लेने का, वही वॉल्यूम इस गैस का भी लेने का। तो P इक्वल टू μ1 RT बाई V, μ2 RT बाई V, μ3 RT बाई V। तो ये क्या है? P1, ये क्या है? P2 और ये क्या है? P3। मतलब ये क्या है? अगर सिर्फ अकेला गैस A प्रेजेंट होता, सपोज दिस इज फॉर गैस A, अकेला गैस A प्रेजेंट होता तो कंटेनर में प्रेशर कितना होता? P1 जितना। इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, प्रेशर ड्यू टू गैस A। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू गैस B? ये रहा। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू गैस 3 और गैस C? P3। सो दिस इज कॉल्ड partial pressure of the gas. P1, P2, P3 are partial pressures. So total pressure of the mixture of ideal gas is sum of partial pressure. This is Dalton's law. This is Dalton's law of partial pressure. Okay बच्चों, this is Dalton's law of partial pressure. तो ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुका है।
तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के बैठे आराम से, तो ये तो बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, विच विल बी नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस जो दिए हैं उसको हम ख़त्म करते हैं। क्या लिखा है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर वाटर है तो उसका मास होगा 1000 किलोग्राम। देखना बच्चों, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.6 in 1 meter cube. 0.6 in 1 meter cube. The volume of molecule multiply by total number gives molecular volume. देखिए, मोलिकुलर वॉल्यूम मतलब ये एक एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम आप ऐड करोगे, देन इट विल गिव मोलिकुलर वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है आपको? एस्टिमेट द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द अबोव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब समझो कि अगर ये वाटर है तो उसमें 2 मोलिक्यूल्स के बीच स्पेस हम निग्लिजिबल लेते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना मास है, क्लियर, ये सब मोलिक्यूल्स से ये सारे मोलिक्यूल का मास 1000 kg है। क्लियर? मतलब 1 मीटर क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं बोलो? अगर 1000 kg वाटर है तो 1 मीटर क्यूब इज मोलिकुलर वॉल्यूम, क्योंकि ये 2 मोलिक्यूल के बीच स्पेस हम निग्लिजिबल लेते हैं इन वाटर। तो अगर 1000 किलोग्राम वाटर को आप वेपर में कन्वर्ट करते हो, देखिए 1000 किलोग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करोगे तो ये मोलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, ये मोलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सभी मोलिक्यूल का वॉल्यूम कलेक्ट करे तो वो होगा कितना? 1 मीटर क्यूब ही होगा। जब ये कंबाइन थे, वाटर फॉर्म में थे, तब वॉल्यूम कितना था? 1 मीटर क्यूब था। लेकिन जब उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो वेपर में तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। तो यहां देखिए 1000 kg वाटर अगर है, वो किसी भी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, क्लियर, या सॉलिड फॉर्म में है, पर 1000 kg का जो मोलिकुलर वॉल्यूम है, मोलिकुलर वॉल्यूम मतलब सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल मोलिक्यूल्स, वो 1 मीटर क्यूब होगा। लेकिन अगर मैं स्टीम लेता हूं तो 0.6 kg का वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, तो 1000 kg का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, 1000 kg का वॉल्यूम कितना होगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम हम कितना लेंगे? 1000 बाई 0.6, जिसका मोलिकुलर वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। लेकिन जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 बाई 0.6। क्लियर? तो 1000 बाई 0.6 मतलब उन्होंने लिखा है 1/6 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ फाइंड द एस्टिमेट द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलिकुलर वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अगर इसी को आपने स्टीम में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁴। आ गया आंसर? क्लियर हो नॉट? ये रेशियो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁴। समझना बच्चों, अगर ये स्टीम मोलिक्यूल्स नज़दीक आ गए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। लेकिन अगर उसको आपने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो 0.6 kg का इतना वॉल्यूम हो सकता है, तो इतने kg का कितना वॉल्यूम हो सकता है? क्लियर और नॉट? तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्टीम, जिसका मोलिकुलर वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। मोलिकुलर वॉल्यूम मतलब एक एक मोलिक्यूल को पकड़ के सभी का वॉल्यूम आप ऐड कीजिए, उससे हम कहेंगे मोलिकुलर वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मोलिक्यूल यूजिंग द डेटा इन 13.1। देखिए, वाटर मोलिक्यूल का वॉल्यूम हमें एस्टिमेट करना है। तो देखिए बच्चों, H2O, O मतलब 16 ग्राम पर मोल, H2 मतलब 2 ग्राम पर मोल।
तो ये क्या हो जाएगा 18 ग्राम इन 1 मोल। मतलब 1 मोल में कितने मोलेक्यूल्स होते हैं Na। तो Na मोलेक्यूल का जो मास है, Na मोलेक्यूल का जो मास है वो 18 ग्राम है या 18 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। क्लियर। तो एक मोलेक्यूल का मास कितना, एक मोलेक्यूल का मास कितना, तो एक मोलेक्यूल का मास कितना, तो मास ऑफ वन मोलेक्यूल, मास ऑफ वन मोलेक्यूल कितना होगा 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na। क्लियर। 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर मोलेक्यूल। तो देखिए ये मोलर 1000 किलोग्राम इन 1 मीटर क्यूब है। क्लियर। 1000 किलोग्राम इन 1 मीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम अगर मास होता तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता। तो एक मोलेक्यूल का मास इतना है 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वाटर मोलेक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na। क्लियर। इंटू 1 डिवाइड बाई 1000। तो क्या होगा ये 18 इंटू 10⁻³ 6.02 इंटू 10⁻23 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 3 हो जाएगा, 3 से थोड़ा कम, एंड 10⁻29 मीटर क्यूब के आसपास। क्लियर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। तो ये होगा वॉल्यूम 3 इंटू 10⁻20, यहाँ 26 आ रहा है वरना 29 क्यों आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 18 इंटू 10⁻6 क्यों लिखा, ये तो -3 है, इंटू Na, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 हो रहा है। तो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलेक्यूल। क्यों गड़बड़ हो रही है। ओके तो उन्होंने मास निकाला है, एंड देन वो आप कैलकुलेट करोगे तो शायद आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻29 मीटर क्यूब हमें मिल ही गया है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिल ही गया है। इसको आप 4/3 πr³ से कंपेयर करो और R फाइंड करो। ये R जो है वो आपको मिलेगा 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मतलब R आप फाइंड करना घर पे, 2 इंटू 10⁻10 मीटर के आसपास मिलेगा, 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगा। ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मोलेक्यूल। एनी डाउट इन दिस। नो डाउट। चलिए तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान सवाल था। देखिए अगर आपको फिर से पढ़ना है मैं फिर से बता देता हूँ। हमें क्या एस्टिमेट करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर मोलेक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर मोलेक्यूल। तो देखिए H2O, हाइड्रोजन मतलब H2 है इसलिए 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16, तो ये हो गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पर मोल, मोल में कितने मोलेक्यूल्स होते हैं Na, तो Na मोलेक्यूल का इतना मास, तो एक मोलेक्यूल का कितना मास। तो मास ऑफ 1 वाटर मोलेक्यूल, मास ऑफ 1 वाटर मोलेक्यूल 18/Na। ये मास एक वाटर मोलेक्यूल का है। अब सुनना ध्यान से, अगर 1000 kg मास होता तो मोलेक्यूलर वॉल्यूम जो है, सभी वॉल्यूम इतने में जितने वॉल्यूम मोलेक्यूल है सबका मोलेक्यूलर वॉल्यूम कितना होता 1 मीटर क्यूब। तो 18/Na ये ग्राम है तो उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वॉल्यूम कितना होगा। तो ये जो वॉल्यूम होगा कितना होगा 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na इंटू 1000। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोलेक्यूल आपको मिल जाएगा। अब ये जो मिलेगा उसको आप 4/3 πr³ से कंपेयर करना, तो आपको r³ मिल जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 4π नीचे आएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेना। आपको पता है क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपको मिलेगा 2 एंगस्ट्रॉम जितना, रेडियस मिल जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम जितना। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिख तो रहा है ना आप लोगों को नीचे तक। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, देखिए व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स
इन वाटर, क्वेश्चन गलत है, उनको लिखना चाहिए था व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन वाटर व्हेन इट इज इन वेपर फॉर्म। क्वेश्चन ये होना चाहिए आंसर के हिसाब से, ठीक है। यूज द डेटा गिवन इन 13.1 एंड 13.2। अगर वाटर होता तो डिस्टेंस जो होता बिटवीन टू एटम्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर्स, तो ये 2 एंगस्ट्रॉम, ये 2 एंगस्ट्रॉम, तो ये टोटल हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम, टोटल हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। लेकिन अगर वेपर की बात करें, हम वेपर की बात करें तो देखिए, ध्यान से देखना वेपर में क्या है। हमने जो आगे पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर वो लिक्विड फॉर्म में था तो वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ उसी वाटर को जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका वॉल्यूम हो गया 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। फिर हमने रेशियो लिया था तो 6 × 10⁻⁴ आंसर आया था। तो अगर इस वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वॉल्यूम हो जाता है, क्लियर और नॉट। मतलब अगर ये कंपैरिजन करें तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर मोलेक्यूल है तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेपर मोलेक्यूल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मोलेक्यूल इन लिक्विड फॉर्म। ध्यान देना, जितने मोलेक्यूल यहां थे वही इसमें कन्वर्ट हो गए वेपर में। मतलब यहां पे अगर हम इन दोनों का ही रेशियो ले ले कि ये 1/6 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 1, तो यही आएगा। तो ये 10/6 × 10⁻³ आ जाएगा। 10/6 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं 10⁻³ ही लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ये वॉल्यूम जो है इट इज 10⁻³ तो वेपर मोलेक्यूल का वॉल्यूम मैं यहाँ लिखता हूँ 4/3 पाई वेपर फॉर्म में एंड वाटर फॉर्म में। तो ये वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 10⁻³ तो R of V is 10 times R of water, R of water is 2 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस ऑफ वेपर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप याद रखना, ठीक है बच्चों। देखिए वाटर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, तो उसी वाटर को जब वेपर में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा। मतलब कंपैरिजन देखने जाए तो एक वेपर मोलेक्यूल का वॉल्यूम और एक वाटर मोलेक्यूल का वॉल्यूम का रेशियो तो दिस अपॉन दिस के बराबर ही होगा, विच इज 1000 टाइम्स, क्लियर। तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन गलत है, वाटर वेपर होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। पहले के 3 वैसे तो अच्छे हैं, सेकंड नंबर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A vessel containing 2 non-reactive gas. This is a vessel containing 2 non-reactive gas. Non-reactive, एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे नियॉन है मोनोएटॉमिक और दूसरा है ऑक्सीजन डायटॉमिक। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2। पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया है 3:2। अब पार्शियल प्रेशर का रेशियो जो होगा P1 विच इज इक्वल टू N PV, P इक्वल टू वॉल्यूम तो दोनों गैस का सेम होगा, तो PV इक्वल टू N1 kBT, टेम्परेचर तो सेम ही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, P2V इक्वल टू N2 kBT, ऐसा लिखेंगे, यस और नो। अब देखिए एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। अब अगर हम ये लिख दें दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन जो है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स मतलब N1/N2, तो बाय टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2 आप देख सकते हैं कि ये kBT kBT VV कट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो प्रेशर का रेशियो है 3:2, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, क्लियर और नॉट। देखिए दूसरा क्या लिखा है, मास डेंसिटी का रेशियो भी हमें निकालना है ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन वेसल। दोनों का एटॉमिक मास आपको दिया गया है। अब मास डेंसिटी का रेशियो देखिए, सपोज यहाँ पे नियॉन का मास m1 है और ऑक्सीजन का मास m2 है, ठीक है। अब मास डेंसिटी का रेशियो आपको पता है, मास डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोलेक्यूल
नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम इनटू मास ऑफ वन मोलिक्यूल, ऐसा भी लिखते हैं, मास ऑफ सेकंड मोलिक्यूल। अब ये अभी हमने ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। N1 क्या है, N1/V, और ये मास ऑफ वन मोलिक्यूल है, वन मोलिक्यूल है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोलिक्यूल का मास कहाँ से निकालोगे, तो मोलार मास को Na से डिवाइड करोगे तब मिलेगा। यस और नो, मोलार मास को Na से डिवाइड करेंगे। क्लियर। उसी तरह से ये N2 क्या है, N2/V इंटू MO2/Na, तो ये VV कट हो गया, Na कट हो गया। अब N1/N2 का रेशियो क्या है बच्चों, देखो 3/2, एंड MO1 आपको दिया गया है, देखिए MO1 एंड MO2 दोनों आपको दिया गया है, इट इज़ 20.2 एंड 32, 20.2 एंड 32। बस ये रेशियो निकाल लो, ख़त्म हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने मेथड दिया है बताता हूँ मैं आपको। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल मास, ये मैंने स्मॉल m क्या लिया है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल लिया है। उन्होंने क्या लिया है, म्यू इज टोटल मास बाय मोलार मास, म्यू को इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब देखिए M1 एंड M2, म्यू क्या होगा, m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, क्लियर, masses of gas, and M1 and M2 are their molecular mass, clear। if ρ1 and ρ2 are their mass density, तो ρ1 क्या है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, एंड ρ2 क्या है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है इसलिए वॉल्यूम सेम होगा। तो M1/M2 ये टोटल मास है। तो टोटल मास आपको कैसे मिलेगा, देखिए ये टोटल मास है, तो टोटल मास मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से लाओगे, तो म्यू क्या होता है, M/MO, क्लियर और नॉट, म्यू क्या होता है, M/MO, वहीं से हमने m क्या निकाला, म्यू इंटू MO निकाला। अब म्यू क्या होता है, N/Na, क्लियर, म्यू2 क्या होता है, N2/Na, और इस तरह से आप लिख सकते हो, ये Na क्या हो जाएगा, कट, क्लियर। तो इस तरह से N1/N2, MO1/MO2 ये रख दो आप, N1/N2 रखो, MO1/NO2 रखो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। N1/N2 आपको पहले से मालूम है 3/2 है, एंड MO1/MO2 आपको पता है, ये MO1 ये MO2, मिल जाएगा आंसर। इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए फिर से बताता हूँ। डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है क्योंकि कंटेनर एक है। अब टोटल मास मतलब क्या, तो देखिए टोटल मास अपॉन MO इज म्यू, तो म्यू इंटू MO करोगे तो टोटल मास मिल जाएगा। अब म्यू क्या है, म्यू क्या है, टोटल, ये भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्लियर और नॉट। तो इस तरह से N1/N2 एंड MO1/MO2 आपको मिल जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशंस बच्चों, काफ़ी आसान है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, ओके, चलिए गुड बाय।